आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये आपको कभी कभी धोखा भी दे सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी में, जहां हम किताबों की अनमोल सीख को आपके लिए सरल और दिलचस्प तरीके से पेश करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपके सोचने के तरीके को बदल कर रख देगी। किताब का नाम है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो और इसके लेखक हैं नोबेल पुरस्कार विजेता डेनियल काहनमैन। ये किताब आपको समझाएगी कि आपका दिमाग कैसे काम करता है और आप अपने फैसलों को बेहतर बनाने के लिए इसका सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। डेनियल कहनेमान एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक और अर्थशास्त्री है। उन्हें नोबेल पुरस्कार 2002 से सम्मानित किया गया उनके बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में योगदान के लिए। काहनमैन ने यह समझने में मदद की कि लोग अपने निर्णय कैसे लेते हैं और वे अपनी भावनाओं और पूर्वाग्रहों से कैसे प्रभावित होते हैं। उनका काम आज भी मनोविज्ञान, व्यवसाय और अर्थशास्त्र के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण माना जाता है। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो दिमाग के दो तरीकों से सोचने के बारे में बात करती है। ये हमारे दिमाग का तेज और स्वचालित तरीका है। ये बिना सोचे समझे तुरंत निर्णय लेता है, जैसे अगर आप किसी चीज को देखकर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। ये हमारा सोचने का गहराई वाला तरीका है। ये ज्यादा समय लेता है, लेकिन सटीक और विचारशील निर्णय करता है। किताब आपको ये समझने में मदद करती है कि कब आपको तेज सोच का सहारा लेना चाहिए और कब धीमी सोच का। डेनियल काहनमैन ने अपनी पुस्तक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में दिमाग के कार्य करने के तरीके को 2 सिस्टम्स में विभाजित किया है। ये सिस्टम हमारे सोचने, समझने और निर्णय लेने की प्रक्रिया को सरल बनाते हैं। इन्हें सिस्टम 1 और सिस्टम 2 का नाम दिया गया है। सिस्टम 1 हमारी त्वरित और स्वचालित सोच का हिस्सा है। ये निर्णय लेने के लिए तुरंत प्रतिक्रिया देता है और इसमें कम प्रयास की आवश्यकता होती है। ये सिस्टम हमारी आदतों और पूर्व अनुभवों पर आधारित होता है, तेज और सहज होता है, बिना किसी गहराई के काम करता है, पूर्वाग्रहों, बियासेस और भावनाओं से प्रभावित होता है। इसे ऊर्जा या ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता नहीं होती। आप किसी परिचित चेहरे को देखते ही उसे पहचान लेते हैं। सड़क पर अचानक कोई गाड़ी तेजी से आती है और आप तुरंत खुद को बचाने के लिए कदम पीछे हटा लेते हैं। 2+2 का जवाब आपके दिमाग में तुरंत आता है। कल्पना कीजिए कि आप जंगल में घूम रहे हैं। अचानक आपकी नजर एक सांप पर पड़ती है। बिना सोचे समझे आप तुरंत पीछे हट जाते हैं। यह आपकी सिस्टम 1 की प्रतिक्रिया है, जो आपको तुरंत सुरक्षा के लिए प्रेरित करती है। अगर आप इस पर विचार करने में समय लगाते तो शायद सांप आपको नुकसान पहुंचा चुका होता। सिस्टम 2 हमारा सोचने का धीमा, विश्लेषणात्मक और तार्किक तरीका है। ये उन स्थितियों में सक्रिय होता है जहां अधिक ध्यान, मेहनत और गहराई से सोचने की आवश्यकता होती है। धीमा और सोच समझकर निर्णय करता है। तार्किक और विश्लेषणात्मक होता है। ऊर्जा और ध्यान की आवश्यकता होती है। जटिल समस्याओं को हल करने के लिए उपयोगी है। जब आप एक कठिन गणितीय प्रश्न हल कर रहे होते हैं, जैसे 17x24, किसी बड़े निवेश या जीवन निर्णय जैसे घर खरीदना के बारे में सोचते समय, जब आप एक नई भाषा सीखने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए आपको किसी परीक्षा में एक जटिल प्रश्न का उत्तर लिखना है। इसमें आपको कई विचारों को जोड़कर सही उत्तर तक पहुंचने की आवश्यकता होती है। यह प्रक्रिया धीमी होती है और ध्यान की मांग करती है। यह सिस्टम 2 की भूमिका है, जो गहराई से सोचने में मदद करता है। हालांकि दोनों सिस्टम अलग अलग तरीकों से काम करते हैं, लेकिन वे साथ मिलकर हमारे निर्णय लेने में मदद करते हैं। सिस्टम 1 हमें तुरंत प्रतिक्रिया देने में मदद करता है, जैसे किसी खतरे से बचना। सिस्टम 2 उन स्थितियों में काम करता है जहां गहराई से सोचना और समझना जरूरी होता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको पता चले कि सांप असली नहीं बल्कि नकली है, तो ये जानकारी सिस्टम 2 से आएगी। दोनों सिस्टम हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सिस्टम 1 हमें रोजमर्रा की छोटी छोटी समस्याओं को हल करने में मदद करता है।
सिस्टम 2 हमें बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए जरूरी सोचने का समय देता है। लेकिन अगर हम बिना सोचे समझे सिस्टम 1 का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो गलतियां हो सकती है। सोचिए कि आप किसी रेस्तरां में जाते हैं। वेटर आपको तुरंत एक महंगा पकवान सुझाता है। आपका सिस्टम 1 सोचता है कि महंगा पकवान सबसे अच्छा होगा, लेकिन आपका सिस्टम 2 अगर सक्रिय हो तो वो आपको बताएगा कि मेन्यू की बाकी चीजों को भी देखना चाहिए। सिस्टम 1 और सिस्टम 2 दोनों ही हमारे दिमाग के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि कब किस सिस्टम का उपयोग करना है। अगर हम तेज सोच के साथ साथ धीमी सोच का भी सही समय पर उपयोग करें तो हम अपने निर्णयों को अधिक समझदारी और तार्किक तरीके से ले सकते हैं। ये समझने से आप न केवल बेहतर फैसले ले पाएंगे बल्कि अपने जीवन को भी अधिक संतुलित और सफल बना पाएंगे। डेनियल काहन की पुस्तक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में यह बताया गया है कि हमारे निर्णय लेने की प्रक्रिया में अक्सर पूर्वाग्रह, बियासेस और सोचने की गलतियां, कॉग्निटिव एरर्स शामिल होती है। ये गलतियां स्वाभाविक रूप से हमारे मस्तिष्क के सिस्टम 1 की तेज और सहज सोच से आती है, जो हमेशा तर्कसंगत या सटीक नहीं होती। पूर्वाग्रह हमारे दिमाग की वह प्रवृत्ति है जो जानकारी को सही तरीके से मूल्यांकन किए बिना त्वरित निष्कर्ष निकालता है। ये कई बार हमारी सोच में विकृति, डिस्टॉर्शन लाता है। सोचने की गलतियां उन मानसिक शॉर्टकट्स, मेंटल शॉर्टकट्स से होती है जिन्हें हम फैसले लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये त्वरित निर्णय अक्सर सिस्टम 1 द्वारा संचालित होते हैं, लेकिन ये सभी स्थितियों में सही नहीं होते। हम वही जानकारी ढूंढते और स्वीकार करते हैं जो हमारी पहले से बनी धारणाओं का समर्थन करती हो। रवि को लगता है कि एक खास क्रिकेट खिलाड़ी हमेशा अच्छा खेलता है। जब वो खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करता है तो रवि इसे याद रखता है, लेकिन जब वो खराब प्रदर्शन करता है तो वो इसे नजरअंदाज कर देता है। स्नेहा एक नया बिजनेस शुरू करना चाहती है। उसने अपने दोस्तों से सलाह ली, लेकिन वो केवल उन्हीं बातों पर ध्यान देती है जो उसके विचारों से मेल खाती है। नतीजा ये होता है कि वो संभावित जोखिमों को नजरअंदाज कर देती है और नुकसान उठाती है। हम वही निर्णय लेते हैं जो तुरंत हमारे दिमाग में आता है, बजाय इसके कि सभी तथ्यों को ध्यान में रखा जाए। यदि कोई हाल ही में विमान दुर्घटना की खबर सुनता है तो वो सोच सकता है कि हवाई यात्रा खतरनाक है, जबकि वास्तव में ये बहुत सुरक्षित है। सोचिए कि राहुल किसी बीमारी के लक्षण के बारे में पढ़ता है और उसे लगता है कि वह भी उसी बीमारी से पीड़ित है, जबकि सच्चाई ये है कि उसे सिर्फ सामान्य सर्दी है। हम पहली बार सुनी गई जानकारी को बहुत अधिक महत्व देते हैं, भले ही वो गलत हो। जब आप किसी दुकान में जाते हैं और देखते हैं कि एक शर्ट की कीमत 2000 रुपए से घटाकर 1000 रुपए कर दी गई है, तो आपको ये एक बड़ा सौदा लगता है, जबकि शर्ट की असली कीमत शायद 1000 रुपए ही हो। मंजू एक कार खरीदने जाती है। विक्रेता उसे पहले एक महंगी कार दिखाता है और फिर एक सस्ती कार। मंजू को सस्ती कार एक अच्छा विकल्प लगती है, भले ही उसकी कीमत बाजार दर से अधिक हो। हम वही करते हैं जो अधिकतर लोग कर रहे होते हैं, बिना ये सोचे कि वो सही है या नहीं। सोशल मीडिया पर वायरल हुए किसी प्रोडक्ट को खरीदना केवल इसलिए क्योंकि सब लोग खरीद रहे हैं। रोहित ने देखा कि सभी लोग एक नए रेस्तरां की तारीफ कर रहे हैं। वो भी वहां खाने चला गया, लेकिन उसे अनुभव अच्छा नहीं लगा। उसने केवल भीड़ का अनुसरण किया था। लोग हानि को लेकर अधिक संवेदनशील होते हैं और लाभ पाने की तुलना में हानि से बचने की कोशिश अधिक करते हैं। आपको 1000 रुपए खोने का डर 1000 रुपए जीतने की खुशी से ज्यादा बड़ा लगता है। सुधा ने एक स्कीम में पैसा लगाया, लेकिन जैसे ही बाजार थोड़ा नीचे गया, उसने डरकर अपना पैसा निकाल लिया। अगर उसने धैर्य रखा होता तो उसे बड़ा मुनाफा हो सकता था। हम तथ्यों और तर्क के बजाय भावनाओं और पूर्वाग्रहों पर आधारित फैसले लेते हैं। गलत फैसले लेने के कारण हम कई बार बड़े अवसरों को खो देते हैं। गलतफहमियों और गलत निर्णयों के कारण व्यक्तिगत और पेशेवर संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तेज निर्णय लेने के बजाय
समस्या का गहराई से विश्लेषण करें। अगर आपको कोई बड़ा निवेश करना है तो पहले उसके सभी पहलुओं को समझें और तर्क पर आधारित निर्णय लें। भावनाओं के बजाय डेटा और तर्कों को प्राथमिकता दें। एक नई नौकरी चुनने से पहले उसकी सैलरी, लोकेशन और काम के अवसरों का अध्ययन करें। हर विकल्प के फायदे और नुकसान का मूल्यांकन करें। अगर आप यात्रा की योजना बना रहे हैं तो सभी रूट्स और परिवहन साधनों की तुलना करें। आपकी सोच को संतुलित करने में मदद के लिए दूसरों की राय लें। किसी बड़े जीवन निर्णय के लिए परिवार और दोस्तों की सलाह लें। हमारे दिमाग की सोचने की प्रक्रिया तर्कसंगत नहीं होती। पूर्वाग्रह और सोचने की गलतियां हमारे निर्णयों को प्रभावित कर सकती है, लेकिन यदि हम इन पर ध्यान दें और सोच समझकर निर्णय लें तो हम बेहतर फैसले ले सकते हैं। आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन यह तभी काम करेगा जब आप इसे सही दिशा में इस्तेमाल करेंगे। डेनियल काहन की किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में बताया गया है कि जब हम किसी निर्णय में जोखिम को शामिल करते हैं तो हमारी सोच और प्रक्रिया अक्सर तर्कहीन हो जाती है। हमारी भावनाएं, पूर्वाग्रह, बियासेस और मनोवैज्ञानिक दबाव जोखिम के प्रति हमारे दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं। जोखिम से जुड़े निर्णय लेना केवल गणितीय या तार्किक नहीं होता, बल्कि ये हमारी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं और मानसिक शॉर्टकट्स पर भी निर्भर करता है। हम जोखिम को समझने और निर्णय लेने में दो मुख्य तरीकों से प्रतिक्रिया देते हैं। जब जोखिम कम होता है तो हम अधिक तर्कसंगत तरीके से सोचते हैं। जब नुकसान या खतरे का डर बढ़ जाता है तो हम जल्दी और भावनात्मक फैसले लेने लगते हैं। जब आपको 1,000 रुपए का गारंटीड इनाम या 2,000 रुपए जीतने का 50% मौका दिया जाए तो अधिकतर लोग गारंटीड इनाम चुनते हैं, भले ही संभावित बड़ा लाभ छूट रहा हो। हम संभावित लाभ से ज्यादा हानि से बचने की कोशिश करते हैं। यदि आप 500 रुपए कमाने का मौका और 500 रुपए गंवाने का खतरा एक साथ रखते हैं तो अधिकांश लोग खतरे से बचने को प्राथमिकता देंगे। नीलम ने एक नई नौकरी का ऑफर ठुकरा दिया क्योंकि उसे लगा कि पुरानी नौकरी छोड़ना जोखिम भरा होगा, भले ही नई नौकरी में अधिक वेतन और बेहतर अवसर थे। हम अक्सर संभावना का सही आकलन नहीं कर पाते। अगर किसी लॉटरी का पहला इनाम 10 लाख रुपए है तो लोग उसमें पैसा लगाते हैं, भले ही जीतने की संभावना बेहद कम हो। अजय ने अपने महीने भर की बचत से एक लॉटरी टिकट खरीदा। उसने सोचा कि वो अमीर बन जाएगा, लेकिन उसने ये नहीं समझा कि उसकी जीतने की संभावना 1 करोड़ में से 1 थी। हम भविष्य की अपेक्षा वर्तमान के लाभ को प्राथमिकता देते हैं। जब कोई व्यक्ति अभी 5,000 रुपए खर्च कर देता है, बजाय इसके कि उसे निवेश करे और भविष्य में अधिक लाभ कमाए। राहुल को मालूम था कि नियमित बचत से वह अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए बेहतर इंतजाम कर सकता है, लेकिन उसने तुरंत कार खरीदने का फैसला किया। हमारे दिमाग में जोखिम को लेकर अतिशयोक्ति की प्रवृत्ति होती है। हवाई यात्रा को जोखिमपूर्ण मानना, जबकि सड़क दुर्घटनाओं की संभावना अधिक होती है। जब भावनाएं हावी होती है तो हम लंबे समय तक चलने वाले परिणामों को नजरअंदाज करते हैं। रीमा को एक स्कीम में निवेश के लिए कहा गया। उसकी भावनाएं विज्ञापन देखकर इतनी प्रभावित हुई कि उसने शर्तें पढ़े बिना ही निवेश कर दिया और अंत में नुकसान उठाया। लोग अक्सर स्थिरता और सुरक्षा की ओर भागते हैं, भले ही संभावित लाभ बड़ा हो। किसी नई तकनीक को अपनाने से पहले लोग सोचते हैं कि पुरानी तकनीक अधिक सुरक्षित है। तथ्यों और आंकड़ों को समझें और संभावनाओं का विश्लेषण करें। अगर कोई कहता है कि स्टॉक मार्केट में निवेश जोखिम भरा है, तो जाने कि लंबे समय में यह कैसे अच्छा रिटर्न देता है। आज के छोटे जोखिम से घबराने के बजाय भविष्य के लाभ को ध्यान में रखें। रमेश ने अपने बेटे की उच्च शिक्षा के लिए तुरंत बचत शुरू की, भले ही उसे हर महीने कुछ खर्च कम करने पड़े। भावनाओं से प्रभावित होकर निर्णय लेने से बचें। यदि आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं तो विज्ञापनों से प्रभावित होने के बजाय उसकी उपयोगिता पर ध्यान दें। जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में विशेषज्ञ की सलाह लेना हमेशा फायदेमंद होता है।
सपना ने एक नई बिजनेस योजना में निवेश से पहले एक वित्तीय सलाहकार की मदद ली, जिससे उसने सही निर्णय लिया। गलत निर्णय वित्तीय हानि, मानसिक तनाव और अवसरों के नुकसान का कारण बन सकते हैं। सोच समझकर जोखिम उठाने से बड़ा लाभ और सफलता मिल सकती है। सुनील को एक नई नौकरी का ऑफर मिला। शुरुआत में उसे लगा कि इसे स्वीकार करना जोखिम भरा है, लेकिन उसने इस अवसर को अपनाया और अपनी करियर ग्रोथ को दोगुना किया। जोखिम और निर्णय जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। हम चाहे जितना भी प्रयास करें, जोखिम पूरी तरह से टाला नहीं जा सकता, लेकिन सही जानकारी, दीर्घकालिक दृष्टिकोण और भावनात्मक संतुलन के साथ हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। याद रखें, समझदारी से लिया गया जोखिम ही आपको बड़ी सफलताओं की ओर ले जाता है। डेनियल kahneman की किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में आंशिक निर्णय और भ्रम, एंकरिंग इफेक्ट, का जिक्र किया गया है। ये वो मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हम किसी विशेष संख्या, मूल्य या जानकारी पर इतने अधिक निर्भर हो जाते हैं कि वो हमारे निर्णयों और सोच को असामान्य रूप से प्रभावित कर देता है। इसे सरल भाषा में समझें तो जब हमें कोई शुरुआती जानकारी दी जाती है तो वो हमारे सभी बाद के निर्णयों के लिए एंकर का काम करती है। ये प्रभाव अक्सर हमारे तर्कसंगत सोचने की क्षमता को बाधित कर देता है। एंकरिंग प्रभाव का सीधा सा मतलब है कि जब हमें कोई भी प्रारंभिक जानकारी दी जाती है तो हम उसी पर आधारित निर्णय लेने लगते हैं। चाहे वो जानकारी सही हो या गलत, वो हमारे दिमाग में एक आधार बनाती है और हम उसी के आधार पर अपनी राय बनाते हैं। जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस 1000 रुपए बताया जाता है और फिर डिस्काउंट के बाद इसे 700 रुपए में बेचने का दावा किया जाता है तो हमें यह सस्ता लगता है, भले ही 700 रुपए उस प्रोडक्ट का वास्तविक मूल्य हो। एंकरिंग का सबसे सामान्य उदाहरण मूल्य निर्धारण है। जब हमें किसी वस्तु की शुरुआती कीमत दिखाई जाती है तो हम उसी के आधार पर तय करते हैं कि वो वस्तु महंगी है या सस्ती। रीता ने एक शॉपिंग मॉल में जैकेट खरीदी। जैकेट पर पहले 5000 रुपए लिखा था, लेकिन उस पर 50% का डिस्काउंट था। उसने 2500 रुपए में इसे खरीद लिया। रीता को लगा कि उसने बड़ा सौदा किया है, लेकिन वो ये नहीं जान पाई कि जैकेट का असली बाजार मूल्य 2500 रुपए ही था। जब किसी सौदे या बातचीत में पहली पेशकश की जाती है तो वो एंकरिंग का आधार बनती है। रवि ने अपनी पुरानी कार बेचने के लिए 3 लाख रुपए मांगे, जबकि वो जानता था कि कार की बाजार कीमत 2.5 लाख रुपए है। खरीदार ने उसकी शुरुआती कीमत के आधार पर 2.8 लाख रुपए की पेशकश की। इस तरह रवि को लाभ हुआ क्योंकि उसने शुरुआती एंकर स्थापित किया। हमारी पहली जानकारी हमारे मस्तिष्क में संदर्भ बिंदु, रेफरेंस पॉइंट बना देती है। एक रेस्टोरेंट के मेन्यू में सबसे महंगा डिश 2000 रुपए का है तो 800 रुपए का डिश आपको सस्ता लगेगा, लेकिन अगर सबसे महंगा डिश 1000 रुपए का हो तो वही 800 रुपए का डिश महंगा लग सकता है। जब हम एंकरिंग के प्रभाव में आते हैं तो हम उस प्रारंभिक जानकारी को सही मानते हुए अन्य पहलुओं का समुचित विश्लेषण नहीं करते। एक नए अपार्टमेंट की कीमत 50 लाख रुपए बताई गई, हालांकि ये क्षेत्र के हिसाब से अधिक था, लेकिन शुरुआती कीमत सुनकर खरीदार ने इसे ठीक मान लिया और ज्यादा मोलभाव नहीं किया। एंकरिंग अक्सर हमारे दिमाग में शॉर्टकट्स का निर्माण करती है। हम शुरुआती जानकारी का उपयोग करके अन्य सभी निर्णयों को आसान बनाने की कोशिश करते हैं। शुरुआती कीमत देखकर हम ये तय करते हैं कि कोई वस्तु महंगी है या सस्ती। अगर किसी वेबसाइट पर ऑफर में 80% तक छूट लिखा हो तो हमें लगता है कि हर प्रोडक्ट सस्ता है, जबकि वास्तविकता में कई प्रोडक्ट्स पर केवल 10 से 20% की छूट होती है। अगर इंटरव्यू के दौरान सैलरी की बातचीत में पहली पेशकश 50,000 रुपए की हो तो संभावना है कि बाकी बातचीत इसी एंकर के आसपास घूमेगी। नीलिमा ने नई नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया। उसने पहले ही 70,000 रुपए की उम्मीद बताई। कंपनी ने इस एंकर को ध्यान में रखते हुए 65,000 रुपए ऑफर किया, जबकि कंपनी 60,000 रुपए तक देने के लिए तैयार थी। जब हमें दूसरों के निर्णय का एंकर मिलता है
तो हम भी उसी के आधार पर अपने निर्णय लेते हैं। अगर किसी सेलिब्रिटी ने एक ब्रांड की तारीफ की है तो लोग उस ब्रांड को बेहतर मानने लगते हैं, भले ही उन्होंने उसका व्यक्तिगत अनुभव न किया हो। शुरुआती जानकारी के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले तथ्य और डेटा का सही मूल्यांकन करें। अगर कोई दुकान 2000 रुपए का जूता 1000 रुपए में बेच रही है तो अन्य दुकानों पर जाकर उसी प्रोडक्ट की कीमत की तुलना करें। भावनाओं से प्रभावित हुए बिना निर्णय लें। विकास ने एक फ्लैट खरीदने का फैसला किया। शुरुआती कीमत सुनकर वह प्रभावित हुआ, लेकिन उसने इलाके के अन्य फ्लैट्स की कीमतों की तुलना की और सही सौदा पाया। तुरंत निर्णय लेने से बचें। यदि आपको एक आकर्षक ऑफर दिया जाता है तो उसके बारे में सोचने और दूसरे विकल्पों को जांचने के लिए समय लें। विशेषज्ञ की राय से एंकरिंग प्रभाव को कम किया जा सकता है। एंकरिंग प्रभाव हमारे दिमाग की सोचने की प्रक्रिया को अनजाने में प्रभावित करता है। ये केवल खरीदारी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारी नौकरी, निवेश, बातचीत और सामाजिक संबंधों में भी बड़ी भूमिका निभाता है। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने निर्णयों में तार्किकता और जागरूकता बनाए रखें। हर स्थिति का विश्लेषण करें और अपने निर्णय को एंकरिंग प्रभाव से मुक्त रखने का प्रयास करें। याद रखें, सही जानकारी और तर्कसंगत दृष्टिकोण से आप हर भ्रम और पूर्वाग्रह से बच सकते हैं। डेनियल kahneman की पुस्तक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में बताया गया है कि खुशी और निर्णय लेने के बीच गहरा संबंध है। हमारा दिमाग कैसे काम करता है और हम कैसे निर्णय लेते हैं, ये हमारी खुशी को काफी हद तक प्रभावित करता है। खुश रहने के लिए सही निर्णय लेना जरूरी है, लेकिन अक्सर हमारी सोचने की प्रक्रिया हमें भ्रमित कर देती है। डेनियल kahneman बताते हैं कि खुशी को मापने के दो पहलू हैं। ये वह है जो किसी पल को जीता है और महसूस करता है। ये वह है जो बीते हुए अनुभवों को याद करता है। रीना अपने परिवार के साथ एक हफ्ते की छुट्टी पर गई। छुट्टी के दौरान उसे ट्रैफिक जाम, भीड़ भाड़ और मौसम की गर्मी से थोड़ी असुविधा हुई, लेकिन जब वो घर लौटी और छुट्टी की तस्वीरों को देखा तो उसे यात्रा अद्भुत लगी। ये कहानी बताती है कि हमारा स्मरण करने वाला स्व अनुभव को किस तरह से आकार देता है। निर्णय लेते समय हम अक्सर स्मृति पर निर्भर रहते हैं और वर्तमान अनुभव को नजरअंदाज कर देते हैं। हमारे निर्णय तब बेहतर होते हैं जब हम वर्तमान में खुशी का अनुभव कर पाते हैं। यदि हम निर्णय लेने के दौरान तनावग्रस्त हैं, तो हम गलत विकल्प चुन सकते हैं। राहुल को नई नौकरी के लिए 2 ऑफर मिले। एक नौकरी का वेतन अधिक था, लेकिन उसे ज्यादा घंटों तक काम करना पड़ता। दूसरी नौकरी का वेतन थोड़ा कम था, लेकिन काम का संतुलन बेहतर था। वर्तमान में काम की खुशी को समझकर उसने दूसरी नौकरी चुनी। हम भविष्य में क्या महसूस करेंगे, इसका अनुमान लगाते समय अक्सर गलती कर बैठते हैं। हम सोचते हैं कि एक बड़ा घर या महंगी कार हमें लंबे समय तक खुश रखेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। अजय ने सोचा कि नई कार खरीदने से वो अधिक खुश होगा। उसने भारी लोन लेकर कार खरीदी। कुछ महीनों बाद उसे एहसास हुआ कि कार से मिली खुशी अस्थायी थी, लेकिन लोन की किस्तें उसे लगातार तनाव दे रही थी। हम अक्सर दूसरों से अपनी खुशी की तुलना करते हैं। ये तुलना हमारी खुशी को कम कर सकती है और गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकती है। सीमा और उसकी सहेली ने एक साथ नई जॉब शुरू की। सीमा का वेतन 50,000 रुपए था और वो संतुष्ट थी, लेकिन जब उसे पता चला कि उसकी सहेली का वेतन 60,000 रुपए है, तो वो अपनी नौकरी से असंतुष्ट हो गई, भले ही उसकी जरूरतें पूरी हो रही थी। हमारी तेज सोच, सिस्टम 1, अक्सर हमें तत्काल खुशी के लिए प्रेरित करती है, लेकिन इससे लिए गए निर्णय लंबे समय में नुकसानदायक हो सकते हैं। आरव ने अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाने के लिए अपनी पढ़ाई को टाल दिया। उस रात उसने मजा किया, लेकिन बाद में खराब परीक्षा परिणाम ने उसे कई महीनों तक दुखी रखा। जब हमारे निर्णय उम्मीदों के अनुरूप खुशी नहीं देते, तो हम पछताते हैं। ये पछतावा हमारी खुशी को और कम करता है। नेहा ने एक स्मार्टफोन को बिना रिव्यू पढ़े खरीद लिया। बाद में
उसने पाया कि वो फोन उसकी जरूरतों को पूरा नहीं करता। उसने सोचा, काश मैं थोड़ा और रिसर्च करती। तुरंत खुशी की बजाय उन विकल्पों पर ध्यान दे जो आपको लंबे समय तक संतुष्टि देंगे। अमन को विदेश में जॉब ऑफर मिला। उसने सोचा कि ये जॉब उसे आर्थिक रूप से सुरक्षित बना सकती है। हालांकि उसने ये भी महसूस किया कि परिवार से दूर रहना उसे उदास कर सकता है। उसने अपनी खुशी और पारिवारिक जीवन को प्राथमिकता दी और विदेश न जाने का फैसला किया। अपनी खुशी को दूसरों की सफलता या असफलता से न जोड़े। सुरेश ने महसूस किया कि सोशल मीडिया पर दूसरों की पोस्ट देखकर उसकी खुशी कम हो रही थी। उसने सोशल मीडिया से दूरी बनाई और अपने छोटे छोटे पलों को जीने पर ध्यान केंद्रित किया। जो आपके पास है उसे सराहें, वर्तमान में जिए और छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान दे। मीरा ने महसूस किया कि उसका दिनचर्या में हर वक्त भविष्य की चिंता करना उसकी खुशी को खत्म कर रहा था। उसने हर सुबह 10 मिनट ध्यान करना शुरू किया और वर्तमान पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे वो अधिक खुश रहने लगी। निर्णय लेने से पहले सभी विकल्पों को तर्कसंगत तरीके से जांचें। कृष्णा ने एक घर खरीदने से पहले उसके सभी पहलुओं जैसे कीमत, लोकेशन और ईएमआई का विस्तृत विश्लेषण किया। उसने वही घर चुना जो उसकी जरूरतों और खुशी के लिए सबसे उपयुक्त था। हमारी खुशी और निर्णय लेने की प्रक्रिया एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई है। सही निर्णय हमें खुशी की ओर ले जा सकते हैं, जबकि गलत निर्णय हमारे जीवन में तनाव और पछतावा ला सकते हैं। खुशी को बढ़ाने के लिए हमें तर्कसंगत और दीर्घकालिक सोच अपनानी होगी। याद रखें, खुशी केवल बाहरी चीजों में नहीं है, बल्कि ये हमारे निर्णयों और उन निर्णयों के प्रति हमारे दृष्टिकोण में छिपी होती है। तो खुश रहें, सोच समझकर निर्णय लें और अपने जीवन को संतुलित और सुखद बनाएं। तेज सोच और धीमी सोच दोनों ही महत्वपूर्ण है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि कब किसका उपयोग करना है। हमारे दिमाग में मौजूद पूर्वाग्रहों और भ्रमों को पहचानकर हम बेहतर फैसले ले सकते हैं। छोटी छोटी गलतियों से बचने के लिए ध्यान से सोचें और बड़े फैसलों में जल्दबाजी न करें। आपका दिमाग एक शक्तिशाली उपकरण है। इसे सही तरीके से उपयोग करने के लिए जागरूक होना जरूरी है। अगर आप अपनी सोच को बेहतर बना सकते हैं, तो आप अपने जीवन को भी बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, ये थी थिंकिंग फास्ट एंड स्लो की अनोखी और ज्ञानवर्धक कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।